ये सरकार पहले तो पैसा वसूल लेती है सबसे, वोट चाहिए तो थोड़ा कम कर दिया। आप सोचिए सरकार जब आई थी तब सिलेंडर का रेट क्या था? जब ये सरकार आई थी 2014 में तो डीजल पेट्रोल का रेट क्या था? जब ये सरकार आई थी तो सरसों के तेल का रेट क्या था? भूल जाओ इन बड़ी चीजों का। आप ही बताइए, जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई थी तो 1 किलो नमक कितने रुपए का था? समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आज कांग्रेस डेलीगेशन अखिलेश यादव से मुलाकात की। 80 लोकसभा सीटों का लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से चर्चा की। कांग्रेस डेलीगेशन में मोना आराधना मिश्रा मोना और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के अलावा यूपी प्रभारी अविनाश पांडे भी अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए आए थे। उन्होंने अखिलेश यादव से 80 लोकसभा सीटों पर कैसे चुनाव लड़ना है, कैसे जीतना है, इन सब चीजों को लेकर चर्चा की। वहीं अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। साथ ही ये भी बताया कि 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव कैसे लड़ना है। कांग्रेस डेलीगेशन ने 17 सीटों पर अभी तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। उनका कहना है कि जल्द ही वो 17 लोकसभा की जो सीटें उन्हें मिली है इंडिया गठबंधन में, तो उस पर वो जल्द ही प्रत्याशियों का ऐलान करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो मौजूद हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है भारी संख्या में आज शिक्षक सभा के कार्यकर्ताओं के साथ भी अखिलेश यादव ने बैठक की और तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की। तो कहीं ना कहीं शिक्षक के जो तमाम के तमाम जो नेता थे वो मिलने आए थे अखिलेश यादव से। और अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद जो है यूपी की जो 80 लोकसभा सीटें हैं समाजवादी पार्टी ने उस पर कई सीटों का ऐलान पहले ही कर दिया था। जो बची हुई सीटें हैं उस पर भी जल्द ऐलान करेगी। वहीं अखिलेश यादव ने जो 3 एमएलसी जो सीटें हैं समाजवादी पार्टी की उनके बारे में भी घोषणा की, लेकिन नाम नहीं बताया कि किन्हें जो है एमएलसी की विधान परिषद भेजा जा रहा है। हालांकि अखिलेश यादव ने यह कहा है कि 3 लोगों का नाम जो है वो चुन लिया गया है और कल जो है आपको बता दिया जाएगा। पार्टी को तय कर देंगे, पार्टी तय कर देंगे। तो क्या नामांकन में फोटो खींचने नहीं आओगे? देख लेना, नाम चला देना। तब जब आपने तय ही कर लिया तो डिक्लेयर हो जाना चाहिए। तो ठीक है ना, उस समय नाम क्या देखोगे आप? अरे बता दीजिए सर, गवर्नमेंट ने उस दिन 100 रुपये कम किए हैं एलपीजी पे और आज बोला कि उज्ज्वला वालों को फिर से 1 सिलेंडर फ्री देंगे होली से पहले। इस तरह की चीज़ों को समझिए आप। ये सरकार पहले तो पैसा वसूल लेती है सबसे, वोट चाहिए तो थोड़ा कम कर दिया। आप सोचिए सरकार जब आई थी तब सिलेंडर का रेट क्या था? जब ये सरकार आई थी 2014 में तो डीजल पेट्रोल का रेट क्या था? जब ये सरकार, भूल जाओ इन बड़ी चीजों का। आप ही बताइए, जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई थी तो 1 किलो नमक कितने रुपए का था और आज कितना है? तो ये मुनाफा किसको कमाने दे रहे हैं? तो ये मुनाफा कमा लेने देते हैं और उसके बाद 100 रुपये कम कर देते हैं। वो तो ये पार्ले जी से सीखे। पैकेट बड़ा था, छोटा हो गया। देखना बहुत जल्दी आपको यूरिया पाउच में मिलेगी, छोटा। आज आजमगढ़ में मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 साल पहले आजमगढ़ क्या था, आज क्या है, क्या कहेंगे? पांडे समझाओ। सैफई गए तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या डकैतों की बातें बताई, पता नहीं क्या बातें बताई। वो भूल गए सरकार उन्हीं की थी उस समय। जब उन्हें खतरा था तो सरकार उन्हीं की थी। अब आजमगढ़ में बोला है, दोनों मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश सफाया करेंगे। सर, कांग्रेस का डेलीगेशन आया था, मुलाकात हुई है सर, क्या कुछ आगे की रणनीति बनाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी का कैसे मुकाबला किया जाए, उसकी रणनीति बना रहे हैं सब लोग। इस मंथन का क्या विकास डालेंगे, क्या रहा? सर, प्रधानमंत्री मोदी की आज रैली थी आजमगढ़ में, उन्होंने समाजवादी पार्टी पे हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक युवा ने समाजवादी पार्टी को उनके गढ़ में हराया। एक युवा ने, निरहुआ की बात कर रहे थे, निरहुआ का युवा ने जो है उनके गढ़ में हराया। आजमगढ़ की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता इस बार ऐतिहासिक परिणाम देगी, भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। चुनाव से ऐन पहले जो कमिश्नर हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया इलेक्शन कमीशन से किसी अधिकारी का जाना पहली बार नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कई बार ऐसा हुआ है
जहाँ पर दबाव उन पर पड़ा है तो उन्हें नौकरी छोड़ करके जाना पड़ा है, आयोग छोड़ करके जाना पड़ा। ये पहली बार अधिकारी नहीं गए, इससे पहले भी अधिकारी गए छोड़ करके। तो सीधा सीधा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, उस पर दबाव किसका है, और वो भी चुनाव से पहले। जी कांग्रेसी नेता पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी अलग चुनाव लड़ने का सभी सीटों पर टिकट उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। आज उनकी रैली थी, मुझे जानकारी नहीं है, मैं क्योंकि कार्यक्रम में था, लोगों से मिल रहा था, मुझे जानकारी नहीं है। सर जयराम रमेश ने भी टीएमसी पे हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक चाहता है कि बंगाल में भी वो साथ लड़े, लेकिन एक तरफा सीटें साझा करना ये ठीक नहीं है। चित्रकूट का एयरपोर्ट नेताजी और समाजवादी पार्टी ने बनवाया था। शिक्षक सभा के सभी पदाधिकारियों ने ये संकल्प लिया है कि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी और गठबंधन कैसे जीते, उस दिशा में लगातार काम करेंगे। और जहां कहीं भी वोटर लिस्ट या भारतीय जनता पार्टी का जो गलत प्रोपेगेंडा है, नफरत भरा प्रोपेगेंडा है, भेदभाव वाला प्रोपेगेंडा है, उसका जगह जगह पर जनता के बीच में अपनी बात रखेंगे, उसका मुकाबला करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिक्षा का स्तर गिरा है और हर स्तर पर गिरा है। कहने के तो ये सरकार विश्व गुरु बनना चाहती है, लेकिन दुनिया में जिस तरीके की शिक्षा व्यवस्था है, क्या हमारे भारत के और खासकर उत्तर प्रदेश के बच्चों को क्या वो शिक्षा मिल रही है? क्या प्राइमरी एजुकेशन में कोई बदलाव लाए हैं? क्या सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी स्तर पे कोई बड़ा फैसला सरकार ने लिया है? इंटरमीडिएट के लिए कोई बड़ा फैसला लिया हो, या हायर एजुकेशन में कोई बड़ा सुधार लाए हो? जो इनकी एजुकेशन पॉलिसी है वो भी गरीबों को पढ़ाई से दूर करने की है। मुझे याद है कि बच्चों को कुक्ड हॉट मील मिले, गरम खाना मिले, इसके लिए लगातार किचन बनाने का काम शुरू हुआ था। और अक्षय पात्रा जैसी संस्थाएं जो इसमें काम अच्छा कर रही हैं, उनको जोड़ने का काम हुआ था। लखनऊ शहर में ही ऑटोमेटिक किचन बनी थी, और इसी तरह की किचन हर जिले में बननी थी, जिससे कि बच्चों को समय पर और गर्म खाना खाने को मिल जाए। इस सरकार ने वो भी योजना रोक दी। जो पढ़ाई का स्तर होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। शिक्षक की भर्ती जिस बड़े पैमाने पे होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही। इनके इंटरमीडिएट स्कूल में बच्चे कम पढ़ने जा रहे हैं, एडमिशन कम लिए हैं। पॉलिटेक्निक में कम एडमिशन हुए, ITI में कम एडमिशन हुए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कम एडमिशन हुए। तो आखिरकार अगर इसमें एडमिशन नहीं हो रहे हैं तो बच्चे पढ़ने कहाँ जा रहे हैं? और फिर अगर पढ़ लिख भी ले, डिग्री भी हासिल कर ले, तो नौकरी नहीं मिल पा रही है। तमाम परीक्षाएं, उनके पेपर लीक हो गए। जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में, सब पे उंगली उठी है, और पेपर लीक हुए, कैंसिल करनी पड़ी सरकार को। सरकार जानबूझ करके पेपर लीक कराती है, जिससे कि उन्हें नौकरी न देना पड़े। बेरोजगार इस बार नेताजी और समाजवादी पार्टी ने बनाया था, उसका उद्घाटन हुआ है। मुरादाबाद का एयरपोर्ट नेताजी और समाजवादी पार्टी ने बनाया था, उसका उद्घाटन हुआ है। अरे ये सरकार अपना कुछ बनाया हुआ का उद्घाटन करेगी कि दूसरों का ही उद्घाटन करती रहेगी? तो डबल इंजन की सरकार, और सोचिए कि एयरपोर्ट नहीं बना पा रहे, और जहां एयरपोर्ट बने भी हैं हवाई जहाज नहीं उतर रहे। एक रसूलाबाद में बनाया था हवाई पट्टी, सरकार बनते ही इन्होंने हवाई जहाज उतार दिया उस पर, और आज वह बबूल उग गया है। पूरी हवाई पट्टी पे बबूल है। अब बताओ बबूल कौन हटाएगा जाके रसूलाबाद से? तो ये केवल दिखावा है। चुनाव आ गया है, इसलिए दिखाना है कि काम कुछ हमने किया है, वो भी दूसरों के काम का अपना काम बता रहे हैं। बताइए आप। 10 साल में बबूल बड़े हो गए। आज शिक्षक सभा की बैठक की इनका मूल मांग क्या है, जो समाजवादी पार्टी अगले लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाएगी? ओल्ड पेंशन तो है ही, और वित्त विहीन वालों की हमने मदद की थी, वो भी मुद्दा है, और शिक्षा का स्तर बेहतर हो, और शिक्षा मित्रों को जो
समायोजन या जो व्यवस्था समाजवादी पार्टी कर रही थी, वही रास्ता है शिक्षा मित्रों का, जिससे कि उसी तरह का शिक्षक की तरह वो काम कर पाएंगे। लेकिन शिक्षा मित्रों के साथ भी भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया। अगर शिक्षा मित्रों की कोई मदद कर सकता है तो वो है केवल समाजवादी पार्टी। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी और दिल्ली वालों पे तो पैसा बहुत है, तो पूरे देश की मदद करें इस तरह की संस्थाओं की। क्या दुनिया में इंस्टीट्यूशंस नहीं चल रहे? क्या दुनिया में स्कूलों के टीचर्स की अच्छा वेतन नहीं है? क्या मानदेय की अंग्रेजी क्या है बता दो, उसी हिसाब से सब जगह मिलता है। वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय देने की शुरुआत आपकी सरकार ने हमने किया था, 200 करोड़ बजट रखा था। भविष्य में जो सरकार ये दावा करती है इतना बड़ा बजट है, इतना बड़ा अगर बजट है तो वित्तहीन वालों क्यों नहीं मदद कर रहे हैं? हर बार ये सरकार आती है और कहती है इससे बड़ा बजट कभी पेश नहीं हुआ, तो उसका शिक्षकों को क्या फायदा?